जय हिंद फ्रेंड्स। आई एम अंकित नंदन और ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सीरीज में मेरा एक ये वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने CAPF ऐसे इंटरव्यू दिया था उसका। और होप सो इससे आपको हेल्प मिलेगा। और मैंने ये दिया था 25 जून 2019 को और इस इंटरव्यू में मुझे ठीक मार्क्स मिले थे। आई गॉट 107 मार्क्स और मेरा बोर्ड M सत्यावती मैम का था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस था मैं वो आपको शेयर करूं और उससे आप अपने आप को कैसे रिलेट कर पाते हो, आपको लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। 25 जून 2019 का टाइम था। गर्मी दिल्ली में अच्छी खासी थी तो मेरा 9 बजे का रिपोर्टिंग था। सो आई जस्ट रिपोर्टेड एट 8:30 और उसके बाद जो यूजुअल आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है एंड देन यू विल बी अलाउड टू सीट इन दी वेटिंग हॉल। तो वहाँ आप वेटिंग हॉल में बैठोगे तो आपको बहुत सबसे पहले कंफर्टेबल किया जाएगा सो दैट यू आर रिलैक्स्ड। आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, टी दिया जाएगा और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के बाद एज पर वहाँ पे 6 बोर्ड होते हैं, 6 या 5 बोर्ड थे, उस हिसाब से हर एक का एक टेबल लगा होता है। जैसे मेरा M सत्यावती मैम का बोर्ड था तो इट वाज कॉल्ड E6। वैसा हुआ सब कुछ। उसके बाद 11 बजे के आसपास मेरा कॉल आया और जस्ट कॉल के पहले जब आप UPSC वेटिंग हॉल में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लगा हुआ है पोएम एंड दिस इज वेरी फेमस पोएम वेयर नॉलेज इज विदाउट फियर। तो वो पोएम मैं रिसाइट कर रहा था बार बार सो दैट कि आई एम बूस्ट एनफ और आई एम चार्ज एनफ। तो वहां पर से मैंने जो भी कॉन्फिडेंस हुआ अपने आप में लिया और मैं चल पड़ा। उसके बाद वो एक थे कोई सर थे, वो लेके गए और उन्होंने कहा कि आप वेट करो और जस्ट मैं वेट कर रहा था। उसके बाद 2-3 मिनट बाद मुझे बुलाया गया। तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने नॉक नहीं किया सिंस दे वर वेटिंग। तो मुझे लगा कि नॉक करके कोई ये नहीं, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गया आई ग्रीटेड। तो चेयरमैन मैम ने सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग कहा और कहा कि अंकित सिट। तो मैंने थैंक यू कहा। तो वहां पे क्या था कि एक चेयरमैन मैम सत्यावती मैम थी, उनके राइट साइड में 2 बंदे थे, M1 एंड M2 लेट से, और एक M3 थे। तो टोटल 4 लोग थे। और इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जैसा एक होता है कि आपको वो रिलैक्स मूड में लाएंगे सो दैट कि आप अपना बेस्ट वहां पे दे पाओ। तो इसलिए शायद उन्होंने भी मुझसे पूछा कि कैसे आए हो अंकित, हाउ यू हैव कम टिल नाउ। तो मैंने बताया कि चूंकि मैं सिलीगुड़ी से आ रहा था तो उन्होंने पूछा उतनी दूर से आए हो। तो मैंने कहा कि मैं तो ट्रेन से आया हूँ और उस समय एयर फेयर का रिम्बर्समेंट नहीं मिलता था। ट्रेन का भी जो फेयर का रिम्बर्समेंट मिलता था वो स्लीपर क्लास में मिलता था। तो उन्होंने कहा कि एयरवेज क्यों नहीं लिया। तो मैंने बता दिया कि कॉस्ट इशू है और चूंकि मेरा ट्रैवलिंग एक हॉबी भी था और मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज में डाल रखा था ट्रैवलिंग। तो मैंने बोला कि चूंकि ट्रेन में एक अच्छा खासा मौका मिलता है कि आप हर जगह से गुजरो तो उसको समझो जानो। तो आई थॉट कि एक ये चांस है दिल्ली जाने का, तो उसके बीच में जो भी रास्ते आएंगे उसके थ्रू मैं हो पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो पाक्योंग एयरपोर्ट जो सिक्किम में खुला था हाल में और बागडोगरा एयरपोर्ट ये सब के बारे में पूछा। तो इतने देर में उन्होंने मुझे पूरा रिलैक्स कर दिया था। इसके बाद वो उन्होंने कुछ चीजें पूछी। उसके बाद उन्होंने मेरा डैफ देखा और डैफ के बाद उन्होंने कहा कि आपने BSc किया है, आपने MSc किया है, आपने BSc में डिस्टिंक्शन लाया है, MSc में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप रिसर्च फील्ड में क्यों नहीं गए। और मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पूछेंगे, लेकिन सिंस मेरा एक बचपन से ड्रीम था ज्वाइनिंग द यूनिफॉर्म फोर्सेस, तो वो कारण मैंने बता दिया। और मैंने ये भी बता दिया कि रिसेंटली जो मैं काम कर रहा हूँ और वॉट एवर जॉब आई एम डूइंग वो फोर्सेस से रिलेटेड ही है। तो चूंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसके साथ मैं भी चल रहा हूँ तो देर इज नो ऑप्शन ऑफ गोइंग टू रिसर्च, इट वॉज ओनली एज अ बैकअप ऑप्शन। उसके बाद वो पूरा मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखने लगी एंड सिंस आई हैव मेंशन्ड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कि मैंने ब्लड डोनेशन किया है, तो उस पे फिर वो धड़ाधड़ पूरा रैपिड फायर ब्लड डोनेशन पे पूछने लगी। जैसे उन्होंने पूछा कि यू डोनेट ब्लड, तो क्या आपको पता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो जस्ट 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, आप कहोगे ये कोइंसिडेंस है या क्या, कि 2 दिन पहले राज्यसभा बिग पिक्चर में एक पूरा का पूरा सीरीज आया था, पूरा एक
आया था, 1 या 2 एपिसोड था, क्योंकि उससे पहले शायद कोई इवेंट था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्पेसिफिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब क्या होता है। तो मैं वो पढ़ के गया था। तो उन्होंने पूछा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो मैंने बताया कि हार्ट का होता है, लंग का होता है, पैनक्रियास का होता है, ये सब का। फिर उन्होंने पूछा कि आप जानते हो साउथ में या फिर बहुत सारे सिटीज में ऐसा होता है कि व्हेनेवर देयर इज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो एक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाता है। तो मैंने कहा कि यस मैम, आई हैव हर्ड अबाउट दैट, और उसमें ये होता है कि सारी जो भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन्हें ग्रीन कर दिया जाता है और एक स्पेसिफिक रूट बना दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द पेशेंट के पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो पाए। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो कहा कि आप 1-2 एग्जांपल दो। तो मैंने चेन्नई और बेंगलुरु का एग्जांपल दिया था। तो उन्होंने फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन किया कि डोंट इट क्रिएट इनकन्वीनियंस एंड हाउ यू सी इट इन सोसाइटी। तो मैंने यही कहा कि मैम, ह्यूमन लाइफ इज पैरामाउंट, और ऐसा नहीं है कि किसी भी बड़े शहर में एक ही रूट होती है, तो अदर रूट्स आर अवेलेबल, मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट अभी यही है कि हमारा तो मेन फोकस है कि उस बंदे को बचाना। तो मैंने वही वहां पे बताया। उसके बाद वो थोड़ा स्माइल की, कहीं कि ओके ओके। फिर उन्होंने कहा कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंपोनेंट और ये सब, तो वो मैं धीरे धीरे करके बता दिया। उसके बाद जब ये सारा हो गया तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या क्या है। तो प्रेफरेंस जब मैं बताने लगा, तो चूंकि मेरा सीआरपीएफ फर्स्ट प्रेफरेंस था और उसके बाद बीएसएफ था, तो जैसे ही मैं बोलने लगा सीआरपीएफ बीएसएफ, तो उन्होंने कहा ओके ओके ओके, लीव इट ऐसा करके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यूएवी क्या होता है, अनआर्म्ड जो एरियल कॉम्बैट व्हीकल होता है वो क्या होता है। तो मैंने बताया कि मैम यूजुअली ड्रोन्स भी बोलते हैं यूएवीज को, जो उसमें मुझे याद था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप बताओ कि इसका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में या इंसर्जेंसी में कैसे यूज होगा। तो मैंने कहा कि टेरेन बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत टफ है, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए ड्रोन का काम किया जा सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सीआरपीएफ या फिर बहुत सारे सीएपीएफ फोर्सेज या स्टेट पुलिस फोर्सेज ऐसी जगह डिप्लॉय होती हैं कि जहां पे मोटरेबल रोड्स नहीं है। तो अगर आपको फूड पैकेज या कोई भी इमरजेंसी रिसोर्सेज पहुंचाने हैं तो ड्रोन से पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा और भी कोई यूज, तो मैंने कहा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में। तो उसमें एक मेंबर तुरंत क्वेश्चन करने लगे, कहें कि अभी तो आपने कहा कि टेरेन बहुत टफ है, तो कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग में काम आएगा। तो मैंने कहा कि जनरली जो नक्सल का मूवमेंट होता है, तो वो अगर बड़ा मूवमेंट होगा तो ड्रोन से कैप्चर किया जा सकता है, तो उसमें एक काम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद ये सब होने लगा, तो उसके बाद फिर से वो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और ये सब पे आ गए। तो चेयरमैन मैम ने फिर से पूछा कि अच्छा आप स्पोर्ट्स खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो चूंकि मैंने वहां लिखा था बट इट वाज ओनली फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, और मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी थी भी नहीं, और मैंने कभी वैसा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला भी नहीं था। इवन आई हैव नॉट रिप्रेजेंटेड माई स्कूल। तो मैं तुरंत वहां पे बोल दिया कि मैम आई प्ले ओनली फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। तो उसके बाद मैम उसमें आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद वो बैटन पास कर दी दूसरे मेंबर को, M1, लेट से M1 को पास कर दी। अब M1 वो मेरे सिटी, स्टेट, उस पर पूरा आ गए। जैसे उन्होंने पूछा कि यू आर फ्रॉम झारखंड, तो आप बताओ कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो मैंने बताया कि कोल है, आयरन है, और उसके बाद बॉक्साइट है। तो कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कौन एबंडेंस में है, तो मैंने कहा कोल है। उसके बाद वो कोप 21 उसमें न्यूज में था, तो कोप 21, और उन्होंने कहा कोई एक एग्रीमेंट हुआ है कोल के यूजेस को लेके। तो चूंकि मुझे उसमें याद नहीं था, तो आई क्लियरली सेड दैट सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन मुझे ये पता है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया है कि 175 गीगावाट तक का हम लाएंगे, सो दैट कि कोल पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े और हमारे इन्वायरमेंट पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक। अब उसके बाद चूंकि मैं जिस सर्विस से था, मैं डिफेंस से था, तो वहां पे क्या होता है कि जीएसटी 50% रिफंड मिलता है इन कैंटीन सर्विसेज। तो उन्होंने पूछा कि रिसेंट चेंजेज इन जीएसटी एंड कैंटीन रूल्स, तो वो मैंने बता दिया कि 50% रिफंड मिलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जीएसटी तो ग्रोसरी आइटम पे मिलता है, लिकर पे कौन सी टैक्स लगती है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो, वो जॉब का आप पढ़ के जाओ। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि सीआरपीएफ अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में है तो वहां पे कैसे यूज करेंगे ड्रोन, ये सब, जो कि फिजिक्स का मैं था, तो थोड़ा बहुत वो टेक्नोलॉजी पार्ट पूछते ही पूछते हैं। उसी तरीके से आप देखो कि अगर आप कोई पहले से सर्विस में हो तो उस सर्विस का अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू
टू नो एटलीस्ट अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग। उससे उन्हें पता चलता है कि ये बंदा एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल है, कि ये अपने काम जो कर रहा है उसका उसको आइडिया है। तो अभी तक आपने जो भी मेरा इंटरव्यू में देखा होगा वो मेरे लगभग डैफ से ही रिलेटेड था। तो डैफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने यही पूछा, तो मैंने बता दिया कि जीएसटी लिकर पे तो नहीं लगता, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज टैक्स लगते हैं जो कि स्टेट के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ग्रोसरी पे एग्जेम्प्टेड है तो लिकर पे क्यों नहीं एग्जेम्प्टेड है। तो मैंने कहा कि वो तो डिपेंड करता है स्टेट स्टेट पे। जैसे बहुत सारे लोग आप लोग में से होंगे जो उत्तराखंड या हिमाचल ये सब से होंगे, तो वहां पे बहुत शायद 50 या 100% तक भी एग्जाम्पशन है एक्साइज में, एक्साइज ड्यूटी में। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कोई मतलब वो एजेंशियल आइटम तो है नहीं, आखिर है तो वो लिकर ही, तो उसके कारण एक ह्यूज रेवेन्यू स्टेट को आ जाता है। और एक तरह से इट इज अ गुड स्टेप टू कंट्रोल यूज ऑफ लिकर, क्योंकि इट हैव अ नेगेटिव रिपरकशंस ऑन हेल्थ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ओके। फिर अब एसआरटी की बारी आ गई। M1 नहीं, एक एसआरटी दी। और मैं कहूंगा कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए जहां पर आपको डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट आंसर नहीं देना है, वेयर यू हैव टू थिंक ऑफ एंड गिव अ आंसर विच मस्ट बी मैच्योर इनफ, क्योंकि उससे आपका डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना ज्यादा मैच्योरिटी है। तो वहां पे उन्होंने एक एसआरटी दी, और एसआरटी ये था कि सपोज वन ऑफ योर कांस्टेबल हैव पुट एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑन योर सीनियर, व्हाट विल यू डू। तो जनरली मैं हर एक क्वेश्चंस में मैं मतलब पहले से ये सोच के गया था कि मैं तुरंत नहीं बोलूंगा। फर्स्ट आई विल लिसन, देन आई विल टेक ए स्मॉल पॉज, और उसके बाद मैं स्माइल करके आराम से आंसर दूंगा। बहुत लंबा पॉज भी नहीं, लेकिन 2-3 सेकंड का, सो दैट कि मैं वो सोच पाऊं कि उसको किस तरीके से फ्रेम करना है आंसर को। तो मैंने यही कहा कि जिस कांस्टेबल ने लगाया एलिगेशन, मैं उनको बुलाऊंगा और कहूंगा कि व्हाट एनी प्रूफ यू हैव, आपने कब ये एक्सपीरियंस किया, क्या हुआ, आप पूरा का पूरा मुझे बताओ। और उसके बाद मैं सारा का सारा रिपोर्ट बना के जो हमारे कमांडेंट हैं उनको भेज दूंगा, और सीनियर इज फ्री टू गिव हिज ओन ओपिनियन एंड गिव हिज ओन प्रूफ कि मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद ड्यू कोर्स विल टेक प्लेस। तो उन्होंने कहा कि क्या ड्यू कोर्स विल टेक प्लेस। मैंने कहा कि जो लॉ है लॉ टेक प्लेस करेगा, और जो इंटरनल विजिलेंस कमेटी होता है, फिर इंटरनल जो एक सी करके एक कमेटी होती है जो कि निर्भया के बाद बना है कि हर एक जगह पे जहां भी 10 से ज्यादा लेडीज हो वहां पे एक कमेटी होती है, तो वो अपना देखेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक। उसके बाद वो एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वो फिर से मेरे डैप पे आ गए। तो डैप में उन्होंने पूछा, चूंकि मैंने लिखा था कि आई राइट डायरी राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग मेरी हॉबी है, तो उन्होंने पूछा कि आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, इस तरीके का। अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप ऐसी चीजें वहां पे बताओ जिसमें आपका स्ट्रांग होल्ड हो। जैसे मैं वहां पे न्यूज़पेपर रीडिंग भी लिख सकता था, मैं पढ़ता था बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे पता था कि ये उनका स्ट्रांग होल्ड है, तो वो कुछ भी पूछ लेंगे। लेकिन मैंने वहां पे पढ़ने वाला पार्ट कम रख के मैंने कहा था कि लिखने वाला पार्ट, और उसमें भी मैंने डायरी राइटिंग लिखा, और बाकी कुछ ऐसा नहीं लिखा कि मैं सोशल इशूज या वैसे पे लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ मेरा ये था, वो पूछेंगे कि क्या लिखते हो, और उसमें मैं वही बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने तैयार किया है। तो मैं उसमें बता दिया कि मैंने क्या क्या लिखा है। जैसे मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस रहता है ये सब, कि मैंने नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया है, बाकी चीजें मैंने ट्रैवल की हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने ऐसा क्या अलग देखा, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। तो वो स्पेसिफिकली पूछेंगे वो, और जनरली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डोंट गो विथ अ बुकिश नॉलेज। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अगर नॉर्थ ईस्ट बोलूं या फिर और भी जगहें बोलूं तो जो बाकी दुनिया देखती है वही मैं बोल दूं। जैसे नॉर्थ ईस्ट अगर मैं बोलूंगा तो बहुत ज्यादा नेचुरल सीनरी है, रिसोर्सेज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं कोई एक छोटा सा इंसिडेंट अपना लिया जो मैंने वहां पे देखा था और जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, वही वाला पार्ट मैंने वहां पे बोल दिया। तो इस तरीके से वहां पे चला। उसके बाद M1 का ये इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने 1-2 और क्वेश्चंस पूछे थे जो मुझे अभी पूरे याद नहीं है। फिर M2 पे आ गया। अब वो M2 में उन्होंने मतलब पूरा प्रोफेशन पे वो लेते गए, जैसे वो देखें कि मैंने टीचिंग भी डाल रखा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। तो उन्होंने कहा कि आप टीचिंग भी करते हो, आपने फिर MSc किया था, तो फिर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन में क्यों नहीं गए। तो मैं वही आंसर फिर से बता दिया कि मैं पहले टीचिंग इसलिए करता था चूंकि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी और उसमें मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो फंडिंग करने में पापा के साथ मुझे खुद भी एक स्टेबल होना था, तो इसलिए मैं करता था, और साथ साथ मेरी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाती थी। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि
ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि लेडीज को, खास करके गर्ल्स और वीमेन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है टीचिंग में, ऐसा क्यों होता है? तो फिर मैं यही कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में प्लीज डोंट जंप ऑन टू द क्वेश्चन। आप तुरंत जंप नहीं कर जाओ, क्योंकि वहां पे आप प्रायोरिटी वाइज नहीं बोल पाओगे। मैंने हल्का सा एक लिया, और वो खुद भी सजेस्ट करते हैं, वो पहले भी बोलेंगे कि आप आराम से सोचो तब आंसर दो। तो मैंने वही कहा कि 2-3 फैक्टर होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी वीमेन को हाउस होल्ड कोर्स भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं घर के, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, सो दे प्रीफर अ जॉब विच इज नियर टू देयर होम। तो स्कूल आज का जनरली हर एक घर